पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे रोमन समाज संगठित हुआ और अपने क्षेत्र विस्तार की राह पे निकल पड़ा। अब आगे। अब तक रोम इटली में प्रमुख राज्य नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सबसे प्रबल जाति इट्रस्कन थी, जो रोम के उत्तर और दक्षिण में निवास करती थी। इस जाति के लोग धन, कला और कौशल में रोमनों से आगे थे। रोमनों ने इनसे बहुत कुछ सीखा भी था। अगर इट्रस्कन जाति के लोग एकजुट होकर रोमनों का मुकाबला करते तो अवश्य ही वो जीत जाते, मगर ये लोग अनेक छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे और आपस में हमेशा झगड़ते रहते थे। रोमनों को अपने क्षेत्र विस्तार के लिए बहुत सारे अलग अलग जातियों से बहुत से युद्ध लड़ने पड़े। रोम के पड़ोस में रहने वाले लेटिन लोग रोमनों के मित्र थे। रोमन और लेटिन लोगों ने मिलकर इट्रस्कन जातियों को बुरी तरह से हराया। लेटिन के दक्षिण में और भी कई जातियों के लोग निवास करते थे, मगर उन लोगों में भी आपसी द्वेष फैला हुआ था, जिसका फायदा रोमनों ने अच्छी तरह से उठाया, क्योंकि रोम का सिद्धांत था कि अपने शत्रुओं को अलग थलग रखा जाए। रोमनों ने उनमें से एक रियासतों से संधि की और दूसरे से युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह आने वाले अगले 60 वर्षों में रोम का क्षेत्र विस्तार दूर दूर तक फैल गया। अब रोमन लोगों को लगने लगा कि उन्होंने अपने सारे शत्रुओं को पराजित कर दिया है, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि उत्तर से गाल जाति के लोग रोमनों से युद्ध करने के लिए चल पड़े थे, क्योंकि गाल लोगों को रोमनों ने ही उस्काया था। रोम की तरफ आते हुए गाल जाति के लोगों ने रास्ते में काफ़ी रक्तपात मचाए। उन्होंने कई छोटे बड़े रियासतों को निस्तो नाबूद कर दिया जो रोम के समर्थक थे। फाइनली 390 ईसा पूर्व में रोम से 11 मील दूर आलिया नदी के तट पर रोमनों और गालों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया, जिसे बैटल ऑफ आलिया रिवर के नाम से जाना गया। इस युद्ध में रोमन सेना बुरी तरह से हारी। इतिहासकार हेली कर्नेसियस के अनुसार लगभग रोम की 80% सेना मारी गई या भाग गई। युद्ध जीतने के बाद गाल योद्धा रोम नगर में प्रवेश किए और सीनेट भवन में पहुंचे। वहां वो सभा में मौजूद सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्तियों को देखकर अचंभित हो गए। उन्हें लगा कि रोमनों की ये कारीगरी है, जो बिल्कुल इंसान जैसे दिखने वाले पुतले बनाए हैं। तभी अचानक गालों को पता चल गया कि ये सभी इंसान है, और गालों ने बिना किसी देरी के अपने अपने तलवार से उन सभी के सर धड़ से अलग कर दिए। उस समय गालों ने रोम से जितना जा सके उतना खजाना लूट ले गए और इस नगर को तहस नहस कर गए। इसके बाद आने वाले लगभग कई दशकों में रोमनों ने अपने आप को संभाला और खोए हुए अपने क्षेत्र वापस ले लिए। इसके बाद फिर रोमनों ने छोटे मोटे युद्ध लड़े, जिसमें इनकी जीत होती रही। इसी बीच फिर एक बार गालों ने रोम पर आक्रमण कर दिया, मगर इस बार रोमनों ने गालों को बुरी तरह से हरा दिया। इस बार अपनी इस वीरता को रोमन इतिहासकारों ने अच्छी तरह से वर्णन किया है। इसके बाद रोमन सेना लगभग 100 वर्षों तक युद्ध लड़ती रही, जिसमें सेमाइन युद्ध जैसे बड़े बड़े बैटल शामिल है। साथ ही अब रोमनों ने यूनानियों और मैसेडोनियन को भी चुनौती दी। 290 ईसा पूर्व तक रोमनों और सेमाइनों के बीच दशकों से चल रहे सेमाइन युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया, जिसमें रोमनों की जीत हुई। इस युद्ध के बाद अधिकांश इटली में रोमनों ने अपना अधिकार जमा लिया। इतने जमीन जीतने के बाद भी रोमन लोग संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें और जमीन जीतना था। अब रोमन सेना इटली के उत्तर में स्थित यूनानी और मैसेडोनियन उपनिवेश को जीतना चाहती थी, क्योंकि इस समय तक विश्व विजेता सिकंदर का पतन हो चुका था और सिकंदर द्वारा जीते गए देशों पे उनके वार जनरलों का कब्जा था। साथ ही इधर अब मैसेडोनिया की गद्दी पे बैठा था किंग पाइरस, जो एक बेहतरीन वार जनरल था। सिकंदर की तरह वो भी विश्व जीतना चाहता था। इस समय तक सिकंदर द्वारा बसाए गए उपनिवेश जैसे सिराक्यूस, थर्ली, कोटन, रेजियम इत्यादि राज्यों पर रोमनों ने अपना अधिकार कर लिया था, और ये सब यूनानी और मैसेडोनियन शासक चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि वो रोमनों से कोई जंग नहीं चाहते थे। इधर रोमन सेना आगे बढ़ते ही जा रही थी। रोमनों ने यूनानियों का एक उपनिवेश ट्रेंटम पर हमला कर दिया। ट्रेंटनों ने मैसेडोनियन से यानी पाइरस से सहायता मांगी। ये सुनते ही किंग पाइरस बिना किसी देरी के एक बहुत बड़ी सेना लेकर चल पड़ा, जिसमें हाथी भी शामिल थे। अब रोमनों को बराबर की टक्कर मिलने वाली थी, क्योंकि मैसेडोनियन को युद्ध लड़ने की रणनीति ही कुछ अलग होती थी। एक वर्ष के अंदर ही रोमनों और मैसेडोनियन में 2 बैटल हुए, बैटल ऑफ हेरकेलिया, बैटल ऑफ एस्कुलम। इन युद्धों में रोमन सेनाओं ने कई बार पूरी ताकत के साथ मैसेडोनियन सेनाओं पर हमला किया, मगर अफसोस कि उन्हें पीछे हटना ही पड़ा। आखिरकार इन जंगों में रोमन सेना हार गई और उनकी लगभग आधी सेना मारी गई। इस जंग के बाद लोगों में जो रोमनों के प्रति डर बना हुआ था वो बिल्कुल कम हो गया। साथ ही रोमनों द्वारा जीते गए कुछ राज्य भी यूनानियों से मिल गए और रोमनों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। इन जंगों में भले ही मैसेडोनियन जीत गए, मगर उनके लिए ये जंग बहुत महंगी साबित हुई, क्योंकि जितने सैनिक इन जंगों में मारे गए थे, शायद ही अब उतना सैनिक मैसेडोनिया में हो। किंग पाइरस ने अपने जनरलों के कहने पर रोमनों के पास अपना एक दूत भेजा कि
यदि रोमन सेना सभी यूनानी उपनिवेश जैसे सेमाइन, ल्यूकेनिया तथा ब्रूटियम को आज़ाद कर दे तो हम संधि के लिए तैयार हैं। ये सुनकर रोमन सीनेट तैयार हो गई, मगर सीनेट में बैठे एक सभापति को ये मंजूर नहीं था। उसने सभा में बैठे सभी सभापतियों को अपने पक्ष में कर लिया और सबकी सहमति से पायरस को संदेश भेजवाया कि जब तक मैसेडोनियन सेना रोम के आसपास के जमीनों पर रहेगी तब तक युद्ध जारी रहेगा, तब तक जंग जारी रहेगा। अगर उन्हें इस जंग को रोकना है तो हमारी ज़मीन खाली कर दे। सीनेट की बात मानते हुए पायरस अपने सभी सेनाओं के साथ सिसिली वापस लौट गया, जहां कार्थेज की सेनाएं फिलिप सेकंड के समय से बसे हुए यूनानियों पर अत्याचार कर रही थी। पायरस ने अपने लोगों पर हो रहे अत्याचार को तो रुकवा दिया, मगर हमेशा के लिए नहीं रुकवा पाया। इसी बीच रोमनों ने एक बहुत बड़ी सेना संगठित कर ली और पायरस भी पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर से रोमनों से युद्ध करने की घोषणा कर दी। ये युद्ध बेबिंगटन नामक स्थान पर हुआ, जिसे बैटल ऑफ बेबिंगटन नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में यूनानी सेना बुरी तरह से हारी और बचे खुचे सेनाओं के साथ पायरस अपने देश लौट गया। इस तरह रोमनों ने अपनी सैनिक चतुरता और दृढ़ इच्छा शक्ति से महान योद्धा कहे जाने वाले यूनानियों और मैसेडोनियन को बुरी तरह से हरा दिया। रोमनों की इस युद्ध कौशल को देखकर पायरस ने एक बार कहा था, अगर रोमन सेना का लीडर मैं होता तो अवश्य ही पूरी दुनिया को जीत लेता। इन युद्धों में रोमन और लैटिन लोग एक साथ मिलकर लड़े थे, जिस कारण बेबिंगटन राज्य लैटिन लोगों का उपनिवेश बना और ट्रेंटम रोमनों का। अब रोम का क्षेत्र विस्तार पूरे इटली में फैल गया, मगर अभी भी रोमन लोग अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे और यही कारण था कि एक बार फिर रोमन सेनाओं को एक और बहुत बड़ी जंग लड़ना पड़ा, जिसे प्यूनिक वार कहा जाता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।